आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज अमावस की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और उसी घरे अंधेरे से घिरी हुई एक सड़क पर अभी इस समय एक कार अपनी गति से दौड़े जा रही थी। उसमें बैठे इस शख्स को कुछ जल्दी थी कहीं पहुंचने की, इसलिए उसने एक शॉर्टकट रास्ता चुना जिससे कि उसकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा जा सके। वो था अमित कुमार, एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर जो कि अपनी एक बड़ी फिल्म से संबंधित शूटिंग के लिए इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से होते हुए अपनी मंजिल पर जा रहा था। रात का समय था। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। वैसे तो उसे दिन मान से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने काम पर विश्वास रखता था और इसलिए ना आज उसने अमावस की रात देखी और ना ही समय देखा और निकल पड़ा काम के लिए। अभी चलते हुए उन्हें करीब 4 घंटे हो चुके थे और इस वक्त वो बेहद ही सुनसान इलाके में थे जो कि आजू बाजू जंगलों से घिरा पड़ा था और रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। यहाँ तक कि जंगली जानवरों तक का भी नामो निशान नहीं था। अमित कुमार इस वक्त अपनी किसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और उसे बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे और सामने इनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अभी गाड़ी अपनी स्पीड में चल ही रही थी कि अचानक गाड़ी खटर पटर के साथ लड़खड़ाती हुई कुछ देर में संभल भी गई। तभी अमित कुमार ने नज़र उठाकर ड्राइवर की तरफ देखा जो बेहद ही दहशत भरी नज़रों से सामने की ओर देख रहा था। अमित कुमार का ध्यान भी ठीक उसी तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि उनके कुछ 10 से 15 फीट की दूरी पर एक लड़की चली जा रही है। वो पीछे से दिख रही थी और उसने कुछ काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। इतनी सुनसान रात में उस लड़की को उस अकेली रोड पर चलता देख ड्राइवर को डर लग गया। इस पर अमित कुमार ने उससे कहा, क्यों, क्या हुआ? वो कोई भूत है जो तुम डर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता, चलो, शायद उसे कोई मदद की ज़रूरत हो। कहते हुए अमित कुमार ने अपने ड्राइवर से कहा, लेकिन ड्राइवर बहुत डरा हुआ था तो उसने कहा, नहीं साहब, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। एक तो आज अमावस की रात है और अभी वक्त भी आधी रात का है। मुझे ठीक नहीं लग रहा साहब, पता नहीं क्यों। ऐसे रास्ते पर कुछ भी मिलना ऐसा अच्छा नहीं होता। लेकिन अमित कुमार ये सब सुनने वालों में से नहीं थे और वो इन सब में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने सख्त आवाज में ड्राइवर से कहा, जितना कहा है उतना करो वरना। और उनके इतना कहते ही उन्होंने स्क्रिप्ट भी बाजू में रख दी और उनका भी ध्यान उस सामने चलती हुई लड़की पर गया। उनकी गाड़ी वापस अपनी गति में हो ली और उस लड़की की तरफ चल पड़ी। लेकिन ड्राइवर ने अमित कुमार से कहा था कि वो किसी भी कीमत पर गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे और ना ही अमित कुमार को भी उस पर सहमति दी। इधर वो लड़की अभी भी चली जा रही थी। उसे जैसे पता ही ना हो कि उसके पीछे कोई गाड़ी भी आ रही है। उसकी आवाज़ का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी अमित कुमार की गाड़ी करीब करीब उस लड़की तक पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी उस लड़की के ठीक बाजू में पहुंची, उतने में ही वो लड़की भी चलते चलते रुक गई और फिर अमित कुमार ने भी अपनी गाड़ी रोक ली। अब उस लड़की को साफ देखा जा सकता था। उसने अमित कुमार की तरफ देखा और उसे देखकर जैसे उसकी सांसें थम गई। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी काया में एक गजब का आकर्षण था। गोरा चिट्टा रंग और उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी थी। उसकी काली घनी लहराती जुल्फें रह रहकर उसके गालों को छू रही थी और उसने एक काला रंग का गाउन जैसा ड्रेस पहन रखा था। फिर भी उसकी काया उसमें अजीब निखर रही थी। वो लड़की एक जैसे ही और एक ही भाव से अमित कुमार की तरफ देख रही थी और इधर अमित कुमार उस लड़की को देखने में ही मंत्रमुग्ध थे। वो थी ही इतनी खूबसूरत, लेकिन ड्राइवर का हाल ऐसा नहीं था। ड्राइवर के तो पसीने छूट रहे थे पर उससे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। वो अपनी जगह पर जमा रहा
और कभी अमित कुमार को तो कभी उस लड़की की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे दहशत दिखाई दे रही थी। उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि इस घने रास्ते पर और इतनी आधी रात गए एक खूबसूरत लड़की क्यों चल रही है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इधर अमित कुमार अभी भी उस लड़की को एकटक देखे जा रहे थे, इधर वो लड़की भी एकटक उन्हें देखे जा रही थी। फिर उसने अपने चेहरे पर एक धीमी सी मादक मुस्कुराहट लाई। उसे देखकर तो अमित कुमार का दिल और भी पिघल गया। एक अजीब सा रोमांच उसके मन में चलने लगा। उसे लगा अभी अभी इसे गले लगा ले। वो सम्मोहित सा हो गया। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा कि तभी ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए उसे कुछ इशारा किया। फिर जैसे ही वो अपने होश में आया, उसका ध्यान भटक ही गया। वो उससे लगातार घूरे जा रहा था तो उसने अपने आप को ठीक किया और फिर उससे पूछा, आपको मदद चाहिए? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ अमित कुमार की तरफ देख रही थी। इस वक्त अमित कुमार ने ध्यान नहीं दिया कि उस लड़की की मुस्कान कुछ फीकी हो गई थी, जैसे उसे उसका गाड़ी से बाहर ना निकलना पसंद ना आया हो। इन सब से बेखबर अमित कुमार ने फिर कहा, अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बोली। ये देखकर अमित कुमार को थोड़ा सा अजीब लगा कि वो कुछ कर क्यों नहीं रही, लगातार घूरे ही क्यों जा रही थी और अब उसकी खामोशी रह रहकर उसे खटक भी रहे थे। तभी वो लड़की अमित कुमार की तरफ पूरी तरह से मुड़ गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अमित कुमार को यह बड़ा अजीब लगा। उस लड़की के चेहरे में कोई भाव नहीं था, सिर्फ उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी अजीब मुस्कुराहट थी जो कि उसकी खूबसूरती पर अब थोड़ी डरावनी लग रही थी। अब तो अमित कुमार का भी दिल बैठने लगा और उसने एक नज़र में ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की आंखों में दहशत थी। अमित कुमार को यह ठीक नहीं लगा। उसे लगा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसने देखा ड्राइवर भी उसकी तरफ देख रहा है। उसने आंखों से ही उसे इशारा किया और तभी एक ही झटके में ड्राइवर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज गति से वहां से निकलने लगा। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर भगवान का नाम लेने लगा तो इधर पीछे अमित कुमार के भी दिल की धड़कनें कुछ तेज हो गईं। तभी उसे अपने पीछे एक जोरदार अट्टहास करती हंसने की आवाज़ सुनाई दी जो उस आधी रात को उस घने वातावरण में एक बेहद ही डरावना एहसास करा रहे थे। हालांकि वो अब तक थोड़ा आगे ज़रूर निकल आए थे, लेकिन वो आवाज़ उन्हें अभी भी आ रही थी। उसकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही थी। बेहद ही डरावना माहौल था। किसी लड़की की आवाज़ थी जो कि हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि किसी के भी रोंगटे अजीब तरीके से खड़े हो जाएं। सन्नाटे में उस आवाज़ को सुनने पर अमित कुमार ने दोनों कान बंद कर दिए और बेहद ही डरने लग गया। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। तभी उसने अपने कार के सामने लगे शीशे पर देखा कि पीछे कोई काली आकृति उड़ते हुए उनके कार के पीछे आ रही है। वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक काली परछाई लगातार उनके पीछे आ रही थी। कुछ देर बाद वो आकृति भी साफ दिखाई दी, जिसे देखकर अमित कुमार और उसके ड्राइवर की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वो लड़की या वो जो कोई भी थी जो थोड़ी देर पहले उन्हें पीछे मिली थी, जो बेहद खूबसूरत थी, पर अभी उसका वो रूप नहीं था। उसके बाल पूरी तरह से जटाओं लगे हुए थे, नाखून लंबे और नुकीले, आंखों की जगह दो खाली कोर ही थे बस। नाक भी अपेक्षाकृत बहुत लंबे थे और उसके दांत भी बाहर को निकले हुए थे, जिनमें थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करती हुई हवा में ऊपर उड़ती हुई उनके गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे। ये देखकर अमित कुमार बहुत ज़्यादा डर गया और उसने और भी ज़्यादा कार की रफ्तार तेज करने को कहा। ड्राइवर भी अब अपनी पूरी शक्ति लगाकर कार चला रहा था और उसने खुद भी कुछ मन में पड़ता गया
और अमित कुमार को भी जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। अमित कुमार भी मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और ड्राइवर भी। देखते ही देखते उनकी गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी और वो जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। साथ ही धीरे धीरे कम हो रहे थे वो दहशत भरी हंसने की आवाज़ें। और अभी वो काली परछाई जो उनकी कार के पीछे उड़ रहे थे वो भी अमित कुमार को दिखाई नहीं दी। अमित कुमार समझ गए थे कि शायद वो अब उनके पीछे नहीं आ रही और अब हंसने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। अब शायद अमित कुमार के समझ आया कि वो जो लड़की थी शायद वो कोई चुड़ैल थी, क्योंकि वो तो इंसान हो ही नहीं सकती, या फिर शायद एक पिशाचनी जो अमावस की रात पर अपने शिकार के लिए निकली थी। ये वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे। उसका वो डरावना रूप याद कर अमित कुमार थर थर कांपने लगा। वो सोचने लगा कि अगर वो बाहर निकल जाता तो वो उन दोनों को मार ही डालती। कुछ देर तक चलने के बाद वो लोग अब मेन रोड पर पहुंच चुके थे। अब उन दोनों ने ही राहत की सांस ली। ड्राइवर ने अमित कुमार को पानी दिया और अमित कुमार ने पानी पिया। डर से उनका गला वैसे भी सूखा जा रहा था, जो कुछ उसने अभी अभी महसूस किया था। फिर उसके ड्राइवर ने कहा, साहब मैंने कहा था ना कि आज अमावस की रात है, ऐसे हमें कभी भी नहीं निकलना चाहिए, दिन देखकर निकलना चाहिए, और वो भी आधी रात का है। साहब ऐसी रातों में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम इंसानों के समझ के परे है, और अमावस की रात होने पर उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हो ना हो ज़रूर वो कोई पिशाचनी ही थी। अच्छा हुआ कि हम गाड़ी से नहीं उतरे, अगर गाड़ी से उतरे होते तो शायद हम जिंदा नहीं होते। अमित कुमार ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और फिर अपने ड्राइवर से पूछा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हम कार के अंदर थे और वो बाहर थी, और अगर हम कार के बाहर निकल जाते हैं तो वो हमें कुछ भी कर सकती थी। मेरा मतलब ये है कि तुमने मुझे कार से उतरने के लिए मना क्यों किया, और मैंने महसूस किया कि वो चाहकर भी हमारी गाड़ी के अंदर नहीं आ सकती थी। अमित कुमार कुछ उलझन में था, इसलिए उसने अपने ड्राइवर से ये बात पूछ ली। इस पर उसके ड्राइवर ने कहा, साहब बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाते थे और कई बातें भी बताते थे। वो कहते थे कि कार ये हमारा एक रथ जैसा है, जैसे कि महाभारत में जो अर्जुन का रथ था उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे और पूरे महाभारत के दौरान उन्होंने अर्जुन की रक्षा की थी। ठीक उसी तरह कार भी हमारा एक रथ ही है, इसलिए तो हम कहीं जाते हैं तो इसकी पूजा करते हैं। और इसके बाद अमित कुमार को पूरा मामला समझ आ गया और उन्होंने हमेशा अपने ड्राइवर की बात मानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिल्ली का भूतिया भटियारी। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। भूली भटियारी का महल, जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिज फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। कई लोगों ने वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। कई लोगों ने वहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है, बल्कि कुछ लोगों ने अजीब सी काली परछाइयों को भी देखा है। कभी किसी के चीखने की आवाज़ें तो कभी हवा के एकदम से रुक जाना, जिससे वहाँ गए लोगों में सांस लेने में तकलीफ भी हुई है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है। भूली भटियारी के महल के सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ आज तक कभी कोई गार्ड रात में टिक नहीं पाया। रोज शाम होते ही वहाँ पुलिस बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। किसी का भी वहाँ अंधेरा होने के बाद जाना मना है। लेकिन अर्पित और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर उस महल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो तीनों हर संडे अपनी साइकिल लेकर शाम को साइकिलिंग राइड्स पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल पर लगभग पूरी दिल्ली ही घूम ली थी। पर एक शाम वो दिल्ली के सेंट्रल रिज वाले रोड पर साइकिल चलाते चलाते
एक अजीब सी सुनसान जगह पर पहुंच गए। अर्पित को वहां पर एक पुराना महल दिखा तो वो वहीं रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर कार्तिक और शिखर भी वहां रुक गए। उस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीने में तरबतर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और वहीं आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बड़ा अच्छा लग रहा था। वो उसके अंदर चला गया। कार्तिक और शिखर वहीं बाहर खड़े महल के साथ अपनी फोटोज खींचने लगे। कार्तिक ने जैसे ही शिखर की फोटो खींची, शिखर को पूरी तरह से खांसी शुरू हो गई। कार्तिक ने शिखर को पानी दिया और अपने फोन में देखने लगा। उसे फोन के कैमरा में खींची गई फोटो में देखा कि कोई काली सी परछाई शिखर के गले को दबा रही थी। ये देखकर कार्तिक घबरा उठा। उसने जैसे ही ये बात शिखर को बताने के लिए अपना सर उठाया, उसने देखा कि शिखर वहां कहीं नहीं है। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज आई। कार्तिक भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने को आया था। उस महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें। गिद्ध भी चारों तरफ मंडरा रहे थे। ऐसे में अर्पित और शिखर दोनों का ही अचानक गायब हो जाना कार्तिक को डरा रहा था। पर कार्तिक को अभी भी पता नहीं था कि वो दिल्ली के भूलिया भटियारी महल में है, जिसे लोग भूत महल कहते हैं। कार्तिक सहमा हुआ उस महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था। उसने कई बार दोनों को आवाज लगाई, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। बस वो आवाज के पीछे भाग गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां एक कोने में बैठकर रो रही थी। उसका चेहरा उसकी शॉल से ढका हुआ था। उस बूढ़ी औरत का हुलिया देखकर कार्तिक की जान निकली जा रही थी। फिर भी हिम्मत करके जब उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को वहां से गुजरते हुए देखा है, तो उस बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से उसे महल के अंदर की ओर भेज दिया। कार्तिक जब अंदर गया तो उसने देखा कि अर्पित वहीं खड़ा है। अर्पित एक नजर टिकाए सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्पित किसी के वश में हो। कार्तिक ने उसे जोर से हिलाया, लेकिन तब भी अर्पित सामने ही देखे जा रहा था, कार्तिक को नहीं। जब ध्यान से उसने सामने देखा तो उसे सामने छत पर एक किसी औरत की आत्मा दिखी। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी और वो इधर उधर भटक रही थी। लेकिन तभी वो औरत चलते चलते रुकी और अपनी गर्दन घुमाकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक भी अर्पित की तरह सुन पड़ गया और वो औरत हवा में उड़ती हुई उन दोनों की तरफ आने लगी। अचानक से वहां शिखर आ गया और उसने देखा कि कार्तिक और अर्पित दोनों ही फिट्स यानी दौरे पड़ रहे हैं। शिखर को वो औरत नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत ही अर्पित और कार्तिक पर पानी डाला और उन्हें जोर से हिलाया। तब जाकर कार्तिक और अर्पित को होश आया। दोनों इतना डरे हुए थे कि उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। शिखर ने बताया कि उसे पास में एक बहुत खूबसूरत मोर देखा था, तो वो सिर्फ देखने चला गया था और जब वापस आया तो उसे कार्तिक और अर्पित की चीखें सुनाई दी। अब तीनों बस उस महल के अंदर से निकलना चाहते थे। वो तेजी से बाहर की ओर भागे और दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत अभी भी खड़ी थी। अचानक उसका शॉल नीचे गिर गया और उसका ढका हुआ चेहरा अब तीनों के सामने था। बूढ़ी औरत किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उन तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए और वो बुढ़िया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वो तीनों लड़के डरकर पीछे मुड़े तो वो रानी जैसी दिखने वाली औरत भी उनके करीब आ रही थी। तीनों मदद के लिए जोर से चिल्लाने लगे। बाहर पुलिस वाले जब बैरिकेडिंग के लिए आए तो उन्हें 3 साइकिल बाहर खड़ी दिखे। वो समझ गए कि अंदर जरूर कोई है और उन्होंने तुरंत महल के अंदर जाकर चेक किया। तीनों लड़के महल के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे और उनका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। उन्हें पास के फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया।
तब जाकर उन्हें होश आया, मगर उन्हें कुछ भी सही से याद नहीं था। कहानियों की माने तो शायद वो रानी जैसी दिखने वाली औरत फिरोज शाह तुगलक की रानी थी, जिससे राजा ने उस महल में नजरबंद कर दिया था। और वो बूढ़ी औरत शायद एक औरत थी जो रास्ता भटक कर इस महल में पनाह लेने आई थी। कहते हैं दोनों ने इस महल के अंदर ही दम तोड़ दिया था, और कहते हैं कि उन्हीं की आत्माएं उस महल में भटकती फिरती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। यहीं कोई लगभग 40 से 50 साल पहले की बात है। सहारनपुर नाम के जिले में एक सिनेमा हॉल था, जिसे लोग भूतिया सिनेमा हॉल के नाम से भी जानते थे। वहाँ कोई भूत तो नहीं हुआ करते थे, हाँ बस भूतों पर होने वाली फिल्में रिलीज हुआ करती थी। सन 1980 की बात है। उसी दरमियान एक फिल्म रिलीज हुई थी, बंद दरवाज़ा। फिल्म के रिलीज होते ही लोगों की भीड़ लग गई। इस फिल्म की चर्चा हर जगह हो रही थी, इतनी डरावनी और इतनी भयावह कि वहाँ के 2 लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया था। इसके बाद सिनेमा हॉल वालों को क्या सूझी क्या पता, उन्होंने एक प्रतियोगिता ही रख दी। वो कुछ ऐसी थी कि जो भी ये फिल्म बंद दरवाज़ा अकेले बैठकर पूरे सिनेमा हॉल में देखेगा, उसे सिनेमा वालों की तरफ से लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 80 के दशक की फिल्मों के लिए ये काफ़ी बड़ी रकम थी। फिर भी कुछ ज़रूरतमंद लोग उस सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का जोश लेकर आते हैं कि काश फिल्म देखने के बाद उन्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह चंदा के पिता रामदीन काका चंदा की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ही चंदा को देखने एक परिवार आया था। उनकी दहेज की मांग पूरी ना कर पाने की वजह से रामदीन काका के हाथ से ये रिश्ता छूट रहा था। अब उनके सामने ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने अपना मन बना लिया था। ये एक फिल्म तो ही तो देखनी है और चल पड़े सिनेमा हॉल में अपना नाम लिखाने। रामदीन काका बहुत ही बहादुर इंसान थे। ऐसा नहीं था कि वो डरते नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह बस एक फिल्म है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। रामदीन काका का नाम ऐलान किया गया। अगली बार सिनेमा हॉल में जब फिल्म चलेगी तो उसे देखने सिर्फ और सिर्फ रामदीन काका ही होंगे। फिल्म शुरू हुई। रामदीन काका ने फिल्म को देखना भी शुरू किया। फिल्म नॉर्मल तरीके से ही चल रही थी। फिल्म सचमुच बहुत डरावनी थी और फिर भी उनकी हिम्मत कहीं डगमगाई नहीं। फिर इंटरवल भी हुआ। रामदीन काका बाहर आए और चाय की चुस्कियां ले रहे थे। काफ़ी खुश थे। बहुत सारे लोग उन्हें बधाइयाँ भी दे रहे थे कि इस बार इनाम की रकम आपका। रामदीन काका मन ही मन बहुत खुश और साहसी समझ रहे थे। इंटरवल खत्म होने के बाद सबने रामदीन काका को अंदर भेजा। फिल्म वहीं से शुरू हुई जहां पर रुकी हुई थी, पर धीरे धीरे पूरा सिनेमा हॉल ठंडी हवाओं से भर गया। अब सामने की स्क्रीन पर वो मूवी नहीं चल रही थी जो चलनी चाहिए थी, बल्कि अब इस बार सिनेमा हॉल का मालिक, जिसने 2 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, वो सामने दिख रहा था और वो दोबारा फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर रामदीन काका थोड़ा हड़बड़ा गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी कुर्सी के दोनों तरफ देखा। उन्हें वहां पर 2 लोग नजर आए जिनका इस फिल्म को देखकर हार्ट अटैक से मौत हो गया था। और इसी तरह उस सिनेमा हॉल में मरे हुए हर एक इंसान रामदीन काका की तरफ आगे बढ़ रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। और उस सिनेमा हॉल का मालिक, जिसने फांसी लगाई थी, वो वहीं पर लटकते हुए बोल रहा था कि मैं अपने पैसे किसी को यूं ही नहीं ले जाने दूंगा। जो भी इस फिल्म के पैसों के लिए देखने आएगा, मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि इन पैसों को मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, जिसे मेरे बच्चे उड़ा रहे हैं। और सारे मरे हुए लोग अचानक से सफ़ेद धुएं की तरह उड़ रहे थे। ये देखकर रामदीन काका को भी हार्ट अटैक आ गया और उनके वहीं जान निकल गई। जब वो भी भूत बन चुके थे,
उन्होंने भी कहा, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो फिर किसी को भी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर पूरे सिनेमा हॉल में हंसी के ठहाकों की आवाज आने लगी। बाहर के लोगों को रामदीन काका की लाश मिली जैसे ही उन्होंने सिनेमा हॉल का बंद दरवाजा खोला।